साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश हुकूमत का प्रभाव। दिस टॉपिक इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे जुड़े क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट मेंस में तो हर 2 या 3 साल पर एक बार ये क्वेश्चन रिपीट होता ही है। इससे जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज की क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे, एंड दैट इज द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की पॉलिसी, यानी मुक्त व्यापार नीति। साथियों, अभी विगत कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने भारतीय उत्पादों पर, भारतीय सामानों पर जो भारत से अमेरिका में निर्यात किए जा रहे थे, उन पर टैरिफ बढ़ा दिया है। तब भी यह शब्द टैरिफ बहुत अधिक चर्चा में आया था और उस समय भी कई लोगों ने टैरिफ पर कई सारे एडिटोरियल्स लिखे थे। उस दौरान भी मैंने टैरिफ से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था और यहां पर हम इस पॉलिसी को बड़ी विस्तार से समझेंगे। साथियों, ये हम जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ये कंपनी 1857 तक चली। 1857 की क्रांति के बाद भारत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल एस्टेब्लिश हुआ, यानी कंपनी को उनकी सेवाओं से विमुक्त कर दिया गया। तो साथियों, ये जो ब्रिटिश हुकूमत थी भारत में, इनका मुख्य रूप से कार्य जो था या मुख्य उद्देश्य जो था, वो अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करना था, यानी इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को फुलफिल करना था। इसके लिए भारत में उन्होंने कई सारी पॉलिसीज, जैसे एग्रीकल्चर पॉलिसीज या लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज में रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम जैसे भू राजस्व की कई सारी नीतियों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किया गया था। उसी प्रकार से आर्थिक नीति के अंतर्गत और बढ़ाते हुए अंग्रेजों ने भारतीय वस्तुओं को मुक्त व्यापार नीति के अंतर्गत लागू किया। ये क्या था, ये देखें। अंग्रेजों का प्रारंभ से ही ये मानना था कि भारत केवल रॉ मटेरियल्स को ब्रिटेन को देता रहे। रॉ मटेरियल्स जैसे कि कपास, यानी कि वस्त्रों को ना बेचे, कपास को बेचे। कपास यहां से मैनचेस्टर जाए, इंग्लैंड के शहर, और वहां पर मैनचेस्टर में कपास से कपड़ा बनाया जाए और कपड़ा भारत में लाकर बेचा जाए। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अगर हम 1 केजी मैंगो बेच रहे हैं और कोई कंपनी मैंगो का यूज करके माजा बना रही है, फ्रूटी बना रही है या कुछ भी बना रही है, कोई भी ऐसा पेय पदार्थ बना रही है जो मैंगो से बन रहा है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे इनकी 1 लीटर की बड़ी बोतल उतने रुपए की आएगी जितने रुपए का मैंगो भी नहीं आता 1 केजी। तो हमेशा जो प्रोसेसिंग की हुई जो प्रोडक्ट्स होते हैं या प्रोसेस किए हुए जितने भी फूड आइटम्स होते हैं या जो भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं, वो हमेशा रॉ मटेरियल के कंपैरिजन में 100 गुना तक भी महंगे देखे गए हैं। इसलिए अंग्रेज भारत से अधिक लाभ कमाना चाहते थे। इसलिए भारत से ऐसी वस्तुएं जो निर्मित वस्तुएं हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट, जैसे हाथ से बने हुए, मान लीजिए कहीं कालीन है, कहीं अलीगढ़ के ताले हैं, कहीं जो है किसी विशेष जगह रतलाम के नमकीन है, या मान लीजिए कोई भी ऐसे वस्तुएं जो हाथ से निर्मित है, हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बना रही है, कहीं जरदोजी बन रहा है, कि जरदोजी के लिए लखनऊ भोपाल बड़ा फेमस था। इस तरीके से कोई भी हैंडीक्राफ्ट जो था उसको अंग्रेज पूरी तरीके से हतोत्साहित करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे भारतीय पक्का माल, यानी तैयार माल जो बिल्कुल अब यूज करने की स्थिति में है, वो ना बेचें, केवल रॉ मटेरियल बेचें। जैसे अगर कश्मीर ये बोल रहा है कि हम पश्मीना बकरी या पश्मीना से बने ऊन की शॉल बेच रहे हैं और इंग्लैंड में ऊनी शॉल की डिमांड है, तो इंग्लैंड पूरी कोशिश करेगा कि पश्मीना की केवल ऊन मिल जाए, शॉल हम बना लेंगे और हम शॉल को बेचकर मुनाफा कमाएंगे। यानी भारत केवल पश्मीना के बाल बेचे, पश्मीना की बालों से बने हुए शॉल ना बेचे, पश्मीना के बालों से बने हुए स्वेटर ना बेचे। इस तरीके से भारतीय अधिक ना कमाएं, केवल हम कमाएं। इसके लिए अंग्रेजों ने जो पॉलिसी अपनाई थी उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की पॉलिसी के अंतर्गत ही एक नीति माना जाता है। इसके अंतर्गत हुआ ये कि भारत से जितने भी रॉ मटेरियल, जैसे कि इंडिगो यानी कि नील, जैसे कि कपास, जैसे कि स्पाइस मसाले, इस तरीके के जितने भी उत्पाद थे, उन पर अंग्रेज कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाते थे। अब यहां मैंने एक शब्द उपयोग करा, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क किसे कहते हैं साथियों? यदि मान लीजिए 2 देश, जैसे मान लीजिए एक तरफ है बांग्लादेश
और एक तरफ है इंडिया। इंडिया इंडिया में भी राइस को कंज्यूम करने वाली एक बड़ी पॉपुलेशन है और बांग्लादेश में भी राइस को कंज्यूम करने वाली एक बड़ी पॉपुलेशन है। तो अगर भारत में राइस का क्राइसिस हो गया तो राइस भारत ने बांग्लादेश से इंपोर्ट किया, बांग्लादेश से खरीदा। अगर भारत बांग्लादेश से राइस को खरीदेगा, चावल को खरीदेगा, तो स्वाभाविक सी बात है भारत के उन किसानों के पास जिनके पास चावल ऑलरेडी पहले से मौजूद था, हालांकि ओवरऑल राइस का क्राइसिस है किंतु चावल फिर भी थोड़ा बहुत मौजूद था जिन किसानों के पास, जिनको ये उम्मीद थी कि हमें इसका लाभ मिलेगा, जिन्हें उम्मीद थी कि हम बड़ा मुनाफा कमाएंगे, अब उनको क्या होगा, यहां पर उनको घाटा लगेगा क्योंकि राइस की सप्लाई बढ़ जाएगी और राइस की सप्लाई बढ़ने से राइस का दाम गिर जाएगा, चावल का दाम गिर जाएगा क्योंकि राइस का सप्लाई बढ़ जाएगी और इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई के रूल पर काम करती है। पहले राइस कम थी, राइस की कमी थी तो राइस का प्राइस हाइक हो गया, प्राइस बढ़ गया और जैसे बांग्लादेश से हमने राइस ली, राइस की सप्लाई बढ़ गई तो राइस का दाम भी अपने आप घट जाएगा। तो ऐसे में भारतीय किसानों को नुकसान होगा। तो कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, उस शुल्क को कहते हैं कि जब भी कोई भी देश किसी दूसरे देश से उस वस्तु को इंपोर्ट करता है, उस वस्तु का आयात करता है जो उसके देश में भी कुछ लोगों के द्वारा आयात की जा रही है, तो उसको बाहर से लाने वाली वस्तु को बाउंड्री पर ही, देश की सीमा पर ही कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क आरोपित करके उसे थोड़ा महंगा कर दिया जाता है ताकि भारतीय उत्पादकर्ताओं की या भारतीय उत्पादनकर्ताओं के हितों की रक्षा, आर्थिक हितों की रक्षा की जा सके, वस्तु इतनी भी सस्ती ना हो जाए जो इनको लॉस हो जाए। इसके लिए हर देश कस्टम ड्यूटी लगाता है अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। आई होप यू ऑल गेटिंग माई दिस पॉइंट। सो यहां पर हम वापस से आते हैं अंग्रेजों पर। तो अंग्रेजों ने भारत से जो भी कच्चा माल इंग्लैंड जाता था, मान लीजिए इंडिगो जा रही है इंग्लैंड, यह है इंग्लैंड, और इंग्लैंड में इंडिया से नील जा रही है, मान लीजिए स्पाइस, मसाले जा रहे हैं, मान लीजिए कपास जा रहा है, और इसी तरीके से मान लीजिए कोयला जा रहा है, इसी तरीके से आयरन जा रहा है। तो अंग्रेज इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की पॉलिसी के तहत इस पर किसी भी तरीके का कस्टम ड्यूटी आरोपित नहीं करते थे, किसी भी तरीके की कस्टम ड्यूटी नहीं लगाते थे। मैं अगेन बोलूंगा, कस्टम ड्यूटी किसको कहते हैं कि अगर इंग्लैंड में भी सेम वस्तु उत्पादन करने वाले कुछ लोग होते हैं तो फिर वो प्रोटेस्ट करेंगे कि आप उस देश से इसको मंगा रहे हो तो ये सस्ता हो जाएगा हमारे देश में, तो हमारे पास ऑलरेडी जो ये इकट्ठा था उसका दाम गिर जाएगा, इसलिए आप उन पे कस्टम ड्यूटी लगाओ ताकि हमारा भी सामान के हमें उचित दाम मिल सके। तो उसके लिए हर देश कस्टम ड्यूटी लगाता था, लेकिन अंग्रेज इस पर कस्टम ड्यूटी इंपोज नहीं करते थे रॉ मटेरियल जब इंग्लैंड जाता था तो। लेकिन जैसे ही भारत का हैंडीक्राफ्ट या भारतीय उद्योगपतियों का कोई सामान या भारत से बना तैयार माल या भारत से बना मान लीजिए कोई कपास का बना कपड़ा, कोई भी कपड़ा तो तैयार माल है, रेडी टू यूज कंडीशन में। जब कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो रेडी टू यूज कंडीशन में होता था और जब वो इंग्लैंड जाता था तो उस पर कस्टम ड्यूटी इंपोज करके उसको इतना महंगा कर दिया जाता था कि इंग्लैंड में वो आते ही इतना महंगा हो जाता था कि इंग्लैंड की जनता उसको नहीं खरीदती थी। इस तरीके से रॉ मटेरियल को तो टैक्स फ्री रखा ताकि वो इंग्लैंड में इजीली अवेलेबल हो जाए, भारत से जाए, लेकिन भारत से तैयार माल जब इंग्लैंड जाए तो उस पर इतना कस्टम ड्यूटी इंपोज करते थे कि वो बहुत महंगी हो जाती थी। और इस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को केवल रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला ही देश बनाए रखा और इसीलिए उन्होंने इंडियन रेलवे को स्टैब्लिश किया 1853 में, ताकि रॉ मटेरियल्स को माइंस से निकलने वाले जितने भी डोलोमाइट के पत्थर, कोल, आयरन, बॉक्साइट, इन सबको लोड करके पोर्ट्स तक पहुंचाया जाए और पोर्ट से जो है उसको लंदन पोर्ट्स तक यानी समुद्री मार्गों से लंदन के बंदरगाहों तक या इंग्लैंड के बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके। तो रॉ मटेरियल का दोहन करने के लिए ही, भारतीय खनिज पदार्थों का दोहन करने के लिए भारतीय रेलवे को स्थापित किया गया था। और इस तरीके से भारत के तैयार माल, भारत के उद्योगपतियों को बहुत बड़ा नुकसान अंग्रेजों के द्वारा वहन करना पड़ा, लेकिन जो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले थे उनको जरूर फायदा हुआ, लेकिन भारत में उद्योगों का विकास नहीं हुआ और जो परंपरागत तरीके से पहले के उद्योग चल रहे थे उनको और नुकसान हुआ। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की पॉलिसी केवल रॉ मटेरियल के कॉन्टेक्स्ट में थी, तैयार माल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे भारत एक
मैन्युफैक्चरिंग हब बने, वो चाहते थे केवल वो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला देश बने रहे, कोई जरूरत नहीं भारत में रोजगार जनरेट करने की, वो चाहते थे रोजगार जनरेट ब्रिटेन में हो, भारत में ना हो, ऐसी अंग्रेजों की सोच थी। तो इसी तरीके से जब अंग्रेज इंग्लैंड में मैनचेस्टर से बना कपड़ा, लिवरपूल में बना कपड़ा, बर्मिंघम में बनी स्टील, जो कि भारत के रॉ मटेरियल से ही बनी थी, जब वो इंडिया आती थी तो उस पर अंग्रेज कोई भी कस्टम ड्यूटी इंपोज नहीं करते थे। यानी कि इंग्लैंड से बना कोई भी सामान, इंग्लैंड में मैन्युफैक्चरिंग कोई भी प्रोडक्ट जब वर्ल्ड के किसी भी मार्केट में जाता था तो उस पर कोशिश की जाती थी अंग्रेजों के द्वारा कि उसको टैक्स फ्री रखा जाए, कस्टम ड्यूटी भी किसी देश के द्वारा इंपोज ना की जाए, ताकि दुनिया के सारे बाजार अंग्रेजों के तैयार माल, अंग्रेजों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से भर जाए और अंग्रेज और इंग्लैंड में रहने वाले, इंग्लैंड के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब विकसित हो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी ब्रिटेन में ही आया, ये सारी चीजें इंग्लैंड में डेवलप हो और पूरे वर्ल्ड इंग्लैंड के कंज्यूमर बन के रहे, केवल इंग्लैंड के ग्राहक बन के रहे। इस उद्देश्य के साथ अंग्रेजों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की पॉलिसी स्टार्ट की थी। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या पड़ा भारतीय समाज में? नंबर वन, इकोनॉमिक इनजस्टिस, आर्थिक न्याय के स्तर पर बहुत बड़ा आघात पहुंचा। यानी जो अंग्रेजों के फेवरेबल इंडस्ट्रीज रहा करती थी, जो अंग्रेजों के फेवरेबल जो उद्योगपति रहा करते थे, उनको जरूर कुछ फायदा देखने को मिलता है, किंतु एक बहुत बड़ा वर्ग था भारत का जो अंग्रेजों की इस आर्थिक नीति से उनके उद्योग पूरी तरीके से खत्म हो गए, खास तौर पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज या हैंडीक्राफ्ट उद्योग, हस्तकरघा उद्योग। नेक्स्ट, इनका दूसरा बड़ा इंपैक्ट यह पड़ा कि भारत में बड़े उद्योगों का विकास नहीं हुआ। भारत में बड़ा इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट या बड़े इंडस्ट्रीज हब इंडिया में उस समय देखने को नहीं मिलते थे। तीसरा एक बहुत बड़ा इंपैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट भी था, जो कि भारत में बड़े उद्योग या हस्तकरघा उद्योग खत्म हो जाने से भारत में जो परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत थे कि किसी को अगर कृषि में लाभ नहीं मिल पा रहा है तो वह हस्तकरघा की तरफ शिफ्ट हो जाते थे, किंतु भारत में हस्तकरघा उद्योग को तबाह होने के बाद कृषि पर निर्भरता और अधिक बढ़ गई। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।